कल हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने मार्केट पोटेंशियल तक कवर कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब ये है कि हमारा जो ओवरऑल कैपिटल हम लगा रहे हैं वो कैपिटल कितना है, और वो अमाउंट जो हमारे कैपिटल में कम पड़ रहा है उसके लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें फाइनेंस कर सकती हैं, जैसे कि estimate of the various components of capital item like land and building, plants, machinery, installation cost, margin of working capital should be given in the project। ठीक है, ओवरऑल हमारा कैपिटल और कॉस्ट क्या ये सब हमें दिखाना होगा अपने इस डॉक्यूमेंटेशन में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और वो कैपिटल कॉस्ट मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, बिल्डिंग से रिलेटेड हो सकता है, लैंड से रिलेटेड हो सकता है। और the source should indicate the owner's fund together with funds raised from फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और उस कैपिटल कॉस्ट में कितना फंड हमारा खुद का है और कितना फंड हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से रेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर करनी होगी ताकि हमें ये पता चल पाए कि जैसे अगर 100 रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस 100 रुपये में 80 रुपया हमारा है और सिर्फ 20 रुपया हमने बैंक से अगर लोन लिया है तो हम बिल्कुल सेफ साइड हैं। लेकिन अगर हम 40% हमारा है, 60% अगर हमने बैंक से लिया है तो हम बहुत अनसेफ साइड है, क्योंकि हम हमारा जो लोन अमाउंट है बहुत ज्यादा है। अगर बिजनेस डूबता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी लॉस होगा और हमें तो खैर लॉस होगा ही होगा, और उसमें बिजनेस डूबने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज, अगर हमने इन्वेस्टमेंट अपना ज्यादा किया है, जो कैपिटल कॉस्ट हमने लगाया है उस कैपिटल कॉस्ट में 80% अमाउंट अगर हमारा है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी बड़े रिलैक्स रहते हैं कि चलो इसमें जो ओनर है उसने खुद का पैसा ज्यादा लगाया है तो अपने पैसे को बचाने के लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगा कि हमारा बिजनेस डूबने ना पाए। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं और आप दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उस बिजनेस में आपने 80 रुपए लगाया, मैंने 20 रुपए लगाया, तो मैं बहुत रिलैक्स रहूंगा, मैं बहुत टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि पैसा आपका ज्यादा लगा, आप ज्यादा टेंशन लीजिए। सेम ईयर कैपिटल कॉस्ट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम कैपिटल कॉस्ट में डिफाइन करते हैं कि ओवरऑल कॉस्टिंग क्या है, किस किस चीजों में हम कितना कितना पैसा लगाएंगे। और जो ओवरऑल कैपिटल कॉस्ट आ रहा है, सपोज के लिए 100 रुपए आ रहा है, तो अगर हमने 80 रुपए अपने पास से लगाया, 20 रुपए सिर्फ बैंक से लिया है, तो हम मेरा 80 रुपए लगाए, ज्यादा अमाउंट मैंने अपना खुद का लगाया है, तो मेरा अमाउंट, मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट डूबने ना पाए, तब इसलिए मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं सारा का सारा पैसा बैंक से लोन लेके स्टार्ट करूंगा तो मैं भी रिलैक्स रहूंगा ना, अरे डूबे डूबे क्या करना, बैंक का जाएगा, मैं फरार हो लूंगा, क्या करना है। जैसे आज की डेट में बाकी सारी कंपनियां बैंक से पैसे लेके फरार हो जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो अगर हम कैपिटल कॉस्ट और सोर्स ऑफ फाइनेंस अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं तो उस कैपिटल कॉस्ट को माइंड में रख के बैंक जो है हमें लोन देने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्शन में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में से ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो डेली वर्किंग में यूज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो कह रहा है द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज ऑफ सप्लाई शुड क्लियरली बी मेंशन्ड। It is preferred to prepare working capital requirement in the prescribed format designed by limits of requirement। तो जो असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है इसके थ्रू हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हेल्प मिलती है ये डिसीजन लेने में कि हम इनको लोन प्रोवाइड करें या लोन प्रोवाइड ना करें। देखिए कह रहा है इट विल रिड्यूस द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम बैंकर साइड्स, ठीक है। अगर हमने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंशन किया है, वर्किंग कैपिटल का मूल्यांकन अगर हमने कर रखा है, अच्छे से मेंशन कर रखा है, तो जो बैंकर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनको बड़ी आसानी होती है डिसीजन लेने में कि हम जिस हाथों में अपना पैसा दे रहे हैं वो पैसा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में देखिए कह रहा है टू, यहाँ देखिए कह रहा है प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेटिंग लाइकली सेल्स रेवेन्यू। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिकेटेड लाइकली सेल्स रेवेन्यू। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे प्रोजेक्ट का फायदा
या जो भी नुकसान हो रहा है, फायदा नुकसान जो भी हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि हम हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सेल करने से वो क्या है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कॉस्ट क्या है, ठीक है। एलाइड कॉस्ट एंड प्रॉफिट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे उस प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो इस पे डिपेंड करता है कि हमने कितना बेचा, ठीक है। मान लो अगर मैं अपने किसी आइटम को बनाने में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 100 रुपए का है, ठीक है। और सेल्स पे जो अगर हमने 100 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, 100 रुपए का प्रोडक्शन अगर हमने किया, तो अगर हमने उसको सेल किया, सेल करने से जो रेवेन्यू आया मान लीजिए 150 रुपए है, ठीक है। तो मार्जिन हमारा कितना है, 50 रुपीज। तो वो 50 रुपीज बताएगा कि हमारा वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, ठीक है। अगर हमने प्रोडक्शन किया 100 रुपए का, सेल किया सिर्फ 80 रुपए का, तो हम लॉस में चले गए ना। तो ये सारे अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी हमें अपने माइंड में रखना होता है। A projected balance sheet and cash flow statement should also be prepared to indicate the financial position and requirement of the various stages of the project. एक नोट दीजिए। आरुष, 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 बच्चे कहेंगे आप कितने गंदे हैं, बच्चे कह रहे हैं आरुष बहुत गंदा है। नहीं। हाँ। तो वो कौन नहीं जाते हो तुम लोग? तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्लो करना होता प्रिपेयर करना होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे फंड रेज करेंगे, कैसे पैसा आएगा, कहाँ कितना इन्वेस्ट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपर्ली मेंशन कर सके कि हम इस तरह से अपना कैश का फ्लो करेंगे। ये आ गया हमारा अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। अब इसमें ही कह रहा है, देखिए, इन एडिशन टू दिस द ब्रेक इवन एनालिसिस शुड बी प्रेजेंटेड। जैसे स्टार्टिंग में इसने प्रॉफिट एंड लॉस की बात कह दी कि हमें अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में जो कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देने होंगे जो ये शो कर सके कि हम अपने माइंड में इस चीज को लेके चल रहे हैं कि हम किस तरह से अपने प्रॉफिट को मैनेज करेंगे और लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए यहाँ एक पॉइंट यूज कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द एंटरप्राइज शैल अर्न नाइदर प्रॉफिट नॉर इनकर लॉस। मतलब अगर हमने 100 रुपए का सामान को बनाने में 100 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर तो आफ्टर सेल हमें 100 रुपया ही मिला। कहने का मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट भी 100 रुपया था और हमने जो अर्न किया वो भी 100 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए, जितना हमने इन्वेस्ट किया और जितना हमने रेवेन्यू पाया, उन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। अगर वो पॉजिटिव में है सब्ट्रैक्शन तो प्रॉफिट बनता है, अगर नेगेटिव में तो वो लॉस बनता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स यहाँ दिए हुए हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट में देखिए क्या रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू F upon S minus V, where F is fixed cost, S क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, और V क्या है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आपने सपोज करिए फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब आपने कितना लगाया पैसा उस प्रोडक्शन को करने के लिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया उस प्रोडक्शन में, ठीक है। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल प्राइस का सब्सट्रैक्शन अगर वो 100 रुपया होता है, तो ओवरऑल देखिए यहाँ जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है, 1। यानी हमने कोई भी ना तो प्रॉफिट अर्न किया ना तो कोई लॉस अर्न किया, ठीक है। तो यही अगर 1 से नीचे जाता है यानी हम लॉस में जा रहे हैं, ये 1 से ऊपर जाता है यानी हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल एंड सोशल वेरिएबल्स। इकोनॉमिकल एंड सोशल वेरिएबल्स में जैसे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और कुछ इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उस बिजनेस को सेटअप करने से एक कंट्री की इकोनॉमी में हम क्या मदद कर रहे हैं, ठीक है। उस एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या मदद कर रहे हैं, उस एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में हम क्या मदद कर रहे हैं, हमारे उस कंपनी के उस प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन से
अदर कंपनियों को हम ऐसा क्या दे जिसके लिए वो अपने प्रोडक्शन के लिए बाहर से दूसरे कंट्री से कुछ इंपोर्ट ना कराएं। मतलब हम कुछ ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे हमारे कंट्री का जो इंपोर्ट है वो रिड्यूस हो, ठीक है। और हम अदर का उसको इन फॉर्म ऑफ एंसेलरीज भी कह सकते हैं कि हम अदर कंपनी को कुछ ऐसे पार्ट भी डिलीवर कर रहे हैं जो उनके प्रोडक्शन में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें देखिए क्या रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स में, in view of the social responsibility of business, the abatement cost, it means the cost for controlling environmental damage, should be stated in the project. Arrangement made for treating the influences and emissions should also be mentioned in the report. In addition, the following social economic benefits should also be stated in the report. वो किस फॉर्म में होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमने कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने ऐसा क्या बनाया जिसकी वजह से इंडिया को कुछ ऐसे पार्ट इंपोर्ट नहीं करने पड़ रहे हैं जो पहले करने पड़ते थे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक हेल्प करेंगे हम कंट्री की। एक्सेलरेशन मींस हम अदर कंपनी को ऐसे क्या छोटे छोटे पार्ट्स बना के दे रहे हैं जो उनको अपने प्रोडक्शन में हेल्प करे। जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था, कार बनाने वाली कंपनी मारुति जो है सीट नहीं बनाती है, नट बोल्ट नहीं बनाती है, ठीक है, ग्लासेस नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से परचेज करते हैं, तो ये एक तरह से इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है। एक्सपोर्ट्स यानी हम अपने प्रोडक्शन इतना इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया में तो दे ही रहे हैं और के बाहर भी अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इंडिया का जो फाइनेंशियल कंडीशन वो स्ट्रांग होगा। लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हम अपने प्रोडक्शन में लोकल रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए मैंने सपोज करिए मैंने बेकरी डाल दी, ठीक है। तो अगर मैंने बेकरी डाली है तो मुझे बेकरी में प्रोडक्शन के लिए ये क्या बोलते हैं, ये आटा चाहिए होगा, ठीक है। मतलब तो वो आटा अगर मैं लोकल लेवल पे लोकल के किसानों से अगर ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जब मैं उनसे लोकल के लोगों से परचेज करूंगा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। तो ये क्या है, लोकल रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। तो कहीं ना कहीं हमारे उस प्रोजेक्ट की वजह से अगर लोकल के लोगों को जॉब मिल रही है, लोकल के लोगों का जो आइटम कह लिया, उनके पास जो ऐसा मटेरियल है जो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, उसको हम अगर परचेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो एक तरह से ये डेवलपमेंट ऑफ द एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में कल भी मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम एक टाइमलाइन प्रॉपर्ली प्लान कर लेते हैं कि हमें इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आती है तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक टाइमलाइन सेट कर देती है। जैसे नितिन गडकरी ने जब ये 4 लेन हाईवेज के प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे तो हाँ हेलो, हाँ सर बताओ। सर है क्या हुआ, नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, मेरे सर मेरी आवाज कट रही तुम्हारी। सर क्या आप नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। या नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारे साइड। बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही। हाँ तो जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही उसके साइड नेटवर्क इश्यू है कुछ, ठीक है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, सपोज करो हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, रोड बनना है, ठीक है। उसके लिए भी गवर्नमेंट एक डेडलाइन दे देती है कि ये प्रोजेक्ट इतने महीने में या इतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए,
ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कर क्या रही है कि अपना टाइमलाइन सेट कर रही है, ठीक है। टाइमलाइन इसलिए सेट कर रही है क्योंकि अगर वो इस लिमिटेड टाइम में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी तो उसके प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट एक्सेस नहीं जाने पाएगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं अपनी कंपनी में, अपने इंडस्ट्री में किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए मैंने डेडलाइन दिया है कि इस प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी आरोज, एकदम चुप, एकदम चुप, पढ़ा रहे हैं ना। अगर हम अपने इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट के 10 क्वांटिटी यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर एक दिन में करने का डेडलाइन अगर हमने दिया है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी क्रिटिकल सिचुएशन में उसका प्रोडक्शन एक दिन में ना हो पाया, 2 दिन में हुआ अगर, तो अब देखिए उसी 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने में हम एक दिन का समय लेते थे, लेकिन जब 2 दिन का समय ले रहे हैं तो अब जो मैन पावर खर्च हो रही है, मैन पावर में जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ उसमें 2 दिन की मजदूरी लगेगी, 2 दिन का बिजली का खर्चा लगेगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस जहाँ एक दिन के लगने थे वो 2 दिन के लगेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो कॉस्ट है हमारा जहाँ 10 रुपया होना चाहिए वहाँ 20 रुपया हो गया, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं, हर एक एक्टिविटीज को एक टाइमलाइन दे देते हैं कि इस एक्टिविटीज को इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होना है, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, बहुत बदमाश हो गया है तुमको। हम बेटा कितने बार मुझे पढ़ा रहे हैं ना, हाँ बच्चे कह रहे हैं आरुष कितना गंदा बदमाशी करता है। देखो क्या बहुत डिस्टर्ब करता है यार। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कह रहा है every entrepreneur should draw an implementation scheme. अभी हमारा प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हुआ, अभी हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होने जा रहा है, अभी हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जब लगाने जा रहे हैं तो उस समय भी हम ये बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का जो इंस्टॉलेशन है वो इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन हम इतने टाइम लाइन में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर इतने टाइम लाइन में हम मैन पावर हायर कर लेंगे, इतने टाइम में अपने मैन पावर को ट्रेंड कर देंगे टेक्निकली, उसके बाद हम इतने टाइम लाइन में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और आफ्टर प्रोडक्शन जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा इतने टाइम लाइन में अपना हम प्रोडक्ट को सेल आउट कर देंगे ताकि जो हमने पैसा लगाया वो पैसा दोबारा से हमारे पास आ जाए और फिर हम नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सके। यानी इस प्रोडक्शन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए हम जो टाइमलाइन सेट करेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि जैसे हम प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे जो फाइनल आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम कितने टाइम ड्यूरेशन में मार्केट में सेल करके अपना पैसा जो है वापस अपने पास रिटर्न कर लेंगे ताकि हम नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन दोबारा से उस साइकिल को स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए कह रहा है एवरी एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ एन इम्प्लीमेंटेशन स्कीम। वो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम में सिर्फ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा, उस इम्प्लीमेंटेशन स्कीम में उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने का भी पार्ट होगा ताकि जो भी थर्ड पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट को पढ़े उसको ये पता लगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो अभी सेटअप नहीं हुआ है वो कितने दिन में सेटअप हो जाएगा और आफ्टर कितने टाइम ड्यूरेशन बाद ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे सेटअप करने के बाद, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद ये कैसे मार्केट में डील करेंगे और उनका क्या टाइम लाइन होगा मार्केटिंग का, और a timetable for his project to the timely completion of all activities involved in setting up an enterprise, ठीक है। If there is delay in implementation project cost overrun, अगर हमारे इम्प्लीमेंटेशन में डिले होगा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में अगर डिले होगा तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। फिर कह रहा है डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन jeopardize the financial viability of the project। ये क्या होगा, हमारे डिले इन द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन jeopardize the financial viability of the project। ये हमें क्या है, फाइनेंशियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल अस्थिरता ला देगा, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियली लॉस में जा सकता है। And proper implementation scheme props up the entrepreneur to drop the idea to set up an enterprise on the other। अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर रखी है, एक टाइमलाइन प्रॉपर बना रखा है, ठीक है, अगर प्रॉपर टाइमलाइन बना रखा है
तो अगर हमने हर चीज का एक प्रॉपर टाइमलाइन बना रखा है, तो अगर हम मान लीजिए हम ही मेन करता धरता थे अपने सारे प्रोजेक्ट के, उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने की, लेकिन सपोज करिए किसी रीजन की वजह से मुझे कुछ हो गया, या मैं सपोज करिए मैं मर ही गया, ठीक है, तो जो मेरे अदर पार्टनर्स थे, तो उनको अब ये बिजनेस डील करना होगा, उनको बिजनेस स्टार्ट करना होगा, उनको बिजनेस सेटअप करना होगा। तो उनको ये बिजनेस सेटअप करने में बड़ी आसानी मिलेगी अगर हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया है, यानी अगर हमने हर एक एक्टिविटी को डिफाइन किया है और हर एक एक्टिविटी की टाइमलाइन को डिफाइन किया है, तो हमारे जो अदर पार्टनर्स है उनको बिजनेस हैंडल करने में आसानी होगी, स्टार्ट करने में आसानी होगी। कह रहा है एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्कीम props of the entrepreneur to drop the idea to set up an enterprise on the others। मैं अपने आइडिया को दूसरे लोगों को भी बोल सकता हूँ, तो यार तुम काम खुद ही कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी और काम में बिजी हूँ, तो मेरा काम कोई और भी कर सकता है उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने का। ये कब होगा? हम अपने आइडियाज टू सेटअप एन एंटरप्राइज ऑन द अदर्स, ये दूसरों का हैंड ओवर कब कर पाएंगे? जब वो सारी की सारी एक्टिविटीज उस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिफाइंड हो और हर एक एक्टिविटीज का एक टाइमलाइन डिफाइंड हो, तभी जाकर के हम अपना वो टास्क जो है किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने देख, अब मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लूं, जैसे हम अपने कॉलेज में हाँ, जैसे सपोज करिए हम लोग एक वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो लेक्चर लेसन प्लान बनाते हैं हम लोग, कि हम इस तारीख में ये लेक्चर लेंगे, इस तारीख में ये इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस डेट में इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस डेट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब सपोज करिए आधा सेमेस्टर बीत चुका है और मुझे किसी वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ गया, तो मुझे कोई और फैकल्टी जब आपको पढ़ाने के लिए आएगी, या फिर मैं ही अपना टास्क किसी और को हैंड ओवर कर दूं, यार तुम ये कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अब तुम पढ़ाओ, मैं अब लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा किसी रीजन से, मैं 2 महीने छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो अब जो फैकल्टी आएगी, न्यू फैकल्टी जो आएगी, वो क्या करेगी? सीधे लेसन प्लान उठाएगी, वो मुझसे नहीं पूछेगी कि कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या क्या टॉपिक कवर किए, क्या क्या टॉपिक कवर नहीं किए। वो फैकल्टी तुमसे भी नहीं पूछेगी, क्योंकि तुमसे पूछेगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो सीधे क्या करेगी? वो बोलेगी आप मुझे लेसन प्लान दे दीजिए आप अपना, मैं उन्हें क्या करूंगा, अपना लेसन प्लान हैंड ओवर कर दूंगा। वो देखेगा लेसन प्लान में आज की डेट ये है, अच्छा इस डेट से पहले तक इन्होंने इतना टॉपिक पढ़ाया होगा, ठीक है, मैं अब इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। तो क्या वो लेसन प्लान क्या है बेसिकली? वो हमारे वो हमारे टाइमलाइन डिफाइन कर रहा है कि हम किस टाइम में कौन सा टॉपिक कवर करेंगे और इतने टाइम तक इतना सिलेबस कवर हो जाएगा हमारा। तो उसके थ्रू हमें हेल्प मिल रही है कि हम अपना टास्क किसी और को हैंड ओवर कर सकें। तो ये जो आइडिया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइमलाइन डिफाइन कर रहे हैं, उस टाइमलाइन को डिफाइन करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। मतलब मेथड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बेसिकली जो सबसे अच्छे मेथड हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कह रहा है हेंस देयर इज नीड टू ड्रॉ अप एन इम्प्लीमेंटेशन स्कीम फॉर द प्रोजेक्ट एंड देन टू adhere to it। PERT and CPM can be used to get a better insight into all activities related to implementation of the project। CPM and PERT ये 2 ऐसे मेथड हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करने के लिए कि हम किस किस टाइम लाइन में कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। ये CPM एंड PERT PERT एंड CPM में अभी आगे डिस्कस करूंगा, पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। अभी जब वो आएगा तब इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट लाइन पे रहना।
हेलो। स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो जरा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस। तो प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है जिसको सभी स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को फॉलो करना होता है, जिसमें उस स्टार्टअप इंडस्ट्री को ये बताना होता है कि हमारा अपकमिंग 5 इयर्स का क्या प्लान है, आने वाले 5 सालों का मेरा क्या प्लान है, कैसे कैसे मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, कैसे कैसे उसके ग्रोथ के लिए काम करूंगा, हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या प्लानिंग है, ये सारी चीजें हम एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट जो है हम हैंड ओवर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो बताती है कि हमारी क्या क्या प्लानिंग्स हैं। तो प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस को बनाने के लिए हमें, मैं कुछ हेडिंग्स बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें वही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस में कह रहा है, प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1950। ये जो रूल्स आया था प्लानिंग कमीशन का 1950s में आया था। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज 5 ईयर प्लान। अगर प्लानिंग कमीशन गाइडलाइन को हम फॉलो करें तो हम 5 साल का, हम अब आने वाले 5 साल का जो बिजनेस प्लान कह ले, या इंडस्ट्री को ग्रोथ करने का प्लान कह ले, या उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने का प्लान कह ले, वो सारे प्लान हम इसमें मेंशन करते हैं। प्लानिंग हेल्प्स टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें हेल्प करता है ये इंश्योर करने के लिए कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ और अपना डेवलपमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोसेस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड अराइव एट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी ये माइंड में रखना कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसका फाइनली डिसीजन ले लेना कि हाँ फाइनली इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। उसके लिए द प्लानिंग कमीशन हैज इशूड गाइडलाइंस। प्लानिंग कमीशन एक गाइडलाइन इशू करता है फॉर प्रिपेयरिंग फॉर्मुलेटिंग 5 ईयर प्लान फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को अपने 5 साल के प्लान को वो एक्सपोज करने के लिए बोलता है, दिखाने के लिए बोलता है। और उसका मेन मोटिव यही होता है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं उस इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कुछ लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटल होगा, पूरा पूरा कैपिटल तो आपका होगा नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोन भी लेंगे, तो कहीं ना कहीं उस लोन से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को कोई लॉस ना हो जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, बैंक वगैरह का। या ऐसा ना हो कि आपने इंडस्ट्री सेटअप किया, 2 साल तक आप इंडस्ट्री चलाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम कर रहे थे, एकाएक आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई तो 500 लोग एकाएक बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्यूचर में अकर्ड ना होने पाए। इसीलिए प्लानिंग कमीशन एक गाइडलाइन बनाता है, और उस गाइडलाइन के तहत इंडस्ट्रीज को या एंटरप्रेन्योर को एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, जो ये हेल्प करता है प्लानिंग कमीशन को डिसाइड करने में कि इनका बिजनेस प्लान कैसा है, क्या ये 5 सालों के लिए जो सोच रखा है करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग वास्तव में इनका बिजनेस मार्केट में एक अच्छी पकड़ बना पाएगा, इनका बिजनेस ग्रोथ की ओर जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन की जो गाइडलाइंस होती है, उनको फॉलो करते हुए अगर हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, जिसके थ्रू प्लानिंग कमीशन ये डिसीजन ले पाए कि हमारा प्रोजेक्ट उनके लिए हेल्पफुल है या नहीं, हमारे कंट्री के लिए हेल्पफुल है या नहीं, हमारा वो बिजनेस या वो हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करने होते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है, इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्लब मत करिए, ठीक है। प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इससे प्लानिंग कमीशन डिसीजन ले पाएगा कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे या ना दे। समझ में आ रहा है? यस सर।
वो हमारे जैसे हमने बोल दिया कि हे गवर्नमेंट मैं कोई एक इन्वेस्टमेंट करके एक सेटअप लगाना चाहता हूँ, तो ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट बोल देगी हाँ ठीक है लगा लीजिए। नहीं ना, गवर्नमेंट हमें आदेश देगी अच्छा ठीक है आप लगा सकते हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो गवर्नमेंट कैसे जाने कि मेरी पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है? हम एक डॉक्यूमेंट देंगे उन्हें कि ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे करने दीजिए। ठीक है, तो वैसे ही हमें कुछ जो एक डॉक्यूमेंट बनानी होगी प्लानिंग कमीशन को हैंड ओवर करने के लिए, तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करते जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। जैसे जनरल इंफॉर्मेशन, ये वही सारी जनरल इंफॉर्मेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की। जैसे यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, इट शुड डील्स विद पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे कि अगर मैं बेकरी की इंडस्ट्री लगा रहा हूं, तो बेकरी की इंडस्ट्री का क्या पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, बीते दिनों में जो कंपनियां लगी हुई हैं उन कंपनियों की क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, वो कंपनियां क्या जो 10 साल पहले लगी थी वो क्या आज घाटे में चल रही हैं। अगर वो पुरानी कंपनियां घाटे में चल रही तो सेम नई कंपनी लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें हमें मेंशन करना होता है उसमें, ताकि लेने में हेल्प मिले कि हम मार्केट कंडीशन कंपनी की अच्छी है या नहीं अच्छी है। प्राइमरी एनालिसिस एंड अल्टरनेटिव्स, इसमें हम बेसिकली ये डिफाइन करते हैं डेटा ऑन द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का क्या रेशियो है, जिस चीज की इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो इंडस्ट्री जिस आइटम का प्रोडक्शन करेगी उस आइटम के डिमांड और सप्लाई में क्या गैप है। ठीक है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज हम समझ चुके हैं। मार्केट प्लानिंग, ये सारी चीज समझ चुके हैं, पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कितना हमें फंड चाहिए। ठीक है, और ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट, उसको अब हमने सेटअप लगा लिया, अब लगाने के बाद उसको चलाने के लिए हमें कितना पैसा, कितना अमाउंट चाहिए, कितना पैसा चाहिए। जैसे नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली इंडस्ट्री सेटअप कर दी, ठीक है, हमने मशीनरी खरीद ली, हमने जमीन लीज पे लेकर के इस पर कंस्ट्रक्शन करके पूरा प्लांट सेटअप कर दिया, मशीनरी वगैरह सेटअप कर दिया, मैन पावर हायर कर दिया, बिल्कुल रेडी है हम। ठीक है, अब आप इंडस्ट्री लगा लिए, लेकिन इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्शन करने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको कुछ और पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो मजदूर जो काम करेंगे उनको तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी डेली की जरूरतें प्रोडक्शन में जो पड़ रही है उनको पूरा करने के लिए, जैसे बिजली, पानी, बाकी और सारी फैसिलिटीज, उनको पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो एक तो हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा क्या, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कॉस्ट, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कॉस्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक एनालिसिस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें अपने एक रिपोर्ट में अलग से बनानी होती है, जिसको हम प्लानिंग कमीशन को हैंड ओवर करते हैं। और प्लानिंग कमीशन उसको देखते हुए हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस। ये जो प्लानिंग कमीशन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन कहता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है उसमें आपको जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है, आपको उसमें प्राइमरी एनालिसिस एंड अल्टरनेटिव्स को मेंशन करना है, आपको अपने उस डॉक्यूमेंटेशन में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना है। ये उसकी गाइडलाइंस में है कि ये सारी चीजें आपको अपने रिपोर्ट में रखनी है, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ कि जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की करंट मार्केट कंडीशन क्या है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपका पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको मार्केट के फाइनेंस पे कितना डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स जब उसके सामने आ जाते हैं प्लानिंग कमीशन के सामने, तो इजिली डायग्नोज कर पाता है कि अगर मैं आपको अलाउ करूं इंडस्ट्री लगाने के लिए तो ये मेरा डिसीजन सही होगा या गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क एनालिसिस। देखो नेटवर्क एनालिसिस कुछ नहीं है, अभी थोड़े देर पहले हमने जो PERT एंड CPM पढ़ा ना, PERT और CPM पढ़ा, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। और PERT और CPM एक तरह से ये आप एक कह सकते हैं कि ये टूल्स की तरह है। ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर टाइमलाइन बना पाते हैं, उस टाइमलाइन को यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो टाइमलाइन के अप्रोच है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो अब देखिए PERT और CPM में बेसिकली क्या रहा है। अच्छा, नेटवर्क एनालिसिस समझते हैं, बेसिकली नेटवर्क एनालिसिस है क्या, नेटवर्क क्या होता है सभी जानते हैं।
यस सर। हाँ कई सारे, हाँ भैया बहुत तगड़ा रिंगटोन है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारी एक्टिविटीज को जब हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वो एक नेटवर्क का स्ट्रक्चर ले लेता है, ठीक है। और जब उस नेटवर्क को हम किसी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं तो वो हमारे एक एनालिसिस के लिए यूज में आ जाता है। नहीं, हम उस नेटवर्क को